नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बिज़नेस देवेश में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि व्यापार कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। हम व्यापार के इतिहास को समझेंगे। तो मित्रों, आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो समय न गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सभी मनुष्य, चाहे वे कहीं भी हों, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की आवश्यकता के कारण लोगों द्वारा दूसरों के लिए आवश्यक चीज़ों का उत्पादन और बिक्री करने के लिए कुछ गतिविधियां की जा रही हैं। सभी आधुनिक समाजों में व्यवसाय एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि इसका संबंध लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री से है। अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियों के पीछे का उद्देश्य लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की मांगों को पूरा करके पैसे कमाना है। व्यापार हमारे जीवन का केंद्र है। हालांकि हमारा जीवन आधुनिक समाज की कई नई अन्य संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, राजनीतिक दल और धार्मिक संस्थाओं से प्रभावित होता है। व्यवसाय का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम व्यवसाय की अवधारणा और प्रकृति के उद्देश्य को समझें। दोस्तों, इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा व्यवसाय जो है कोई नया चीज़ नहीं है। हमारे व्यवसाय में हम इससे भविष्य काल में भी सामान को एक दूसरे को यूज करने और मतलब इस्तेमाल करने के लिए उपभोग करते थे, बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे। तो फिर हम सामने वाले को जो सामान या माल जो देते थे, तो उसके बदले उससे कुछ ऋण लेते थे। तो यही एक तरह का व्यापार हो गया। तो फिर हम ये 2 खंडों में विभाजित कर हम इस एपिसोड को अच्छे से समझेंगे। तो पहला जो खंड रहेगा वो प्राचीन भारत में व्यापार वाणिज्य के इतिहास के और उसके संबंधित रहेगा, और जो दूसरा खंड रहेगा इसमें व्यवसाय की अवधारणा और प्रकृति और उद्देश्य से संबंधित चीज़ों का रहेगा। जो पहला खंड है उसे पहले सेक्शन में हम लोग ट्रेड और कॉमर्स को पढ़ेंगे, जिसको व्यापार और व्यापारिक वाणिज्यिक इतिहास के बारे में संबंधित जानकारी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, हम पहले हमें ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके। तो किसी भी भूमि के आर्थिक और व्यापारिक विकास उसके भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह समग्र रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सत्य है, जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में पानी से घिरा नदी है। सिल्क रूट में विलीन होने वाली सड़कों का एक नेटवर्क है, जिसमें विशेष रूप से एशिया और निकटवर्ती विदेशी राज्यों, नज़दीकी राज्यों में और साम्राज्यों में और समान रूप से दुनिया के साथ वाणिज्यिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। समुद्री मार्ग पूर्व और पश्चिम को समुद्र से जोड़ते थे और मसालों के व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे और मसाला मार्ग के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में मसालों का व्यापार किया जाता था और यहाँ से मसालों की गाड़ियाँ जाने के कारण ये मसाला मार्ग के नाम से प्रस्तुत थे। इन मार्गों से धन के प्रवाह के कारण प्रमुख साम्राज्य, महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र और आधुनिक क्षेत्र फले फूले और इन्हीं से इनका लालन पालन चलता था। प्राचीन भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति यहीं से मदद मिली। यहाँ से अधिकतम मदद मिली इनको। प्राचीन भारत में हमारे भारत को अधिकतर मदद यहीं से उत्तर महाद्वीप के कारण मिली है। प्राचीन काल में भारत की आर्थिक जगत में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित करने में व्यापार और वाणिज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जल और भूमि द्वारा किए जाने वाला व्यापार और वाणिज्य था। वाणिज्यिक शहर बाइक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की स्थापना 3री शताब्दी में हुई। सभ्यता ने मेसोपोटामिया के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित किए, इनसे पार्टनरशिप किए और सोने, चांदी, तांबा, रंगीन रत्न, मोती, समुद्री सीपियाँ, टेराकोटा बर्तन आदि का व्यापार किया था। यह अवधि महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों और शहरी विकास द्वारा चिन्हित था। प्राचीन काल में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सैन्य सुरक्षा के नाम पर अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया जाता था।
और व्यापार के नियमों को सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती थी और विभिन्न प्रकार के सिक्कों और तौल प्रथाएं थी जो सहयोग और मुद्रा परिवर्तकों की मदद से और कुछ सामान्य फरमान जो स्वीकृत वजन और मापों का सहारा लेकर जगह जगह अलग होती थी। तो हम इसके नेक्स्ट में जानेंगे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जिसका मतलब होता है स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में आप जानेंगे जैसे जैसे आर्थिक जीवन आगे बढ़ा, टिकाऊपन और विभाज्यता के कारण धातु के अन्य फरमान जो वस्तुओं को पैसे के रूप में पूरक करना शुरू कर दिया। चूँकि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, इसलिए धात्विक मुद्रा के आगमन से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। हुंडी और चिट्ठी जैसे दस्तावेज हमारे लेन देन के लिए उपयोग में थे, जिसमें पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता था। विनिमय के साधन के रूप में हुंडी जो उपमहाद्वीप में प्रमुख थी, मतलब ये उपमहाद्वीप हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र में उपमहाद्वीप पे ये प्रमुख थी, वहाँ से ये वहाँ इसके हुंडी का सबसे अधिक इस्तेमाल होता था। मैंने एक अनुभूति शामिल किया जिसमें वारना जानवरों को हम पैसे का भुगतान करते हैं, वादा किया गया आदेश जो बिना शर्त में है। मैं वैध बातचीत द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से परिवर्तनों करने में सक्षम हूँ। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने धन और कपड़े उधार देने, घरेलू विदेशी व्यापार, हस्तशिल्प की मुद्रा और ऋण पत्र के साथ वित्त पोषित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उद्योगों के विकास के साथ बैंकिंग का विकास हुआ। लोगों ने परिवहन, कीमती धातुओं आदि को जमा करना शुरू किया। उन्होंने व्यक्तियों को उधार देना शुरू कर दिया जो काम कर रहे थे और बचत कर रहे थे। बैंकर या सेठ जो पैसे निर्माताओं और अधिक माल पैदा करने के साधन उपलब्ध करने का साधन बन गया। कृषि और पशुओं को पालतू बनाना प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण घटक था। अनुकूल जलवायु परिस्थिति के कारण वह एक वर्ष में 2 या कभी 3 फसलें उगाने में सक्षम थे। इसके अलावा कपास की बुनाई, कपड़ों की रंगाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्तशिल्प, मूर्तिकला, कुटीर उद्योग, चिनाई, विनिर्माण, परिवहन यानी गाड़ियों, नावों और जहाज़ों का सहारा लेकर आदि व आगे की निवेश के लिए अधिशेष और बचत उत्पन्न करने में सक्षम कार्यशालाएं, कारखाना प्रमुख थी, जहां कुशल कारीगर काम करते थे और कच्चे माल को तैयार कर परिवर्तित माल में कन्वर्ट करते थे, जिनका मांग बहुत अधिक था। परिवार आधारित पक्षितता प्रणाली प्रचलन में थी और व्यापार विशिष्ट कौशल प्राप्त करने में इसकी अच्छी विद्वता पालन किया जाता था। विभिन्न प्रकार के कारीगरों, शिल्पकारों और कुशल श्रमिकों ने कौशल और ज्ञान सीखा और विकसित किया, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहा। अब हम रेज ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम बिचौलियों का उदय कह सकते हैं। व्यापार को बढ़ावा देने में बिचौलियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने काफ़ी वित्तीय सहायता प्रदान की, विशेष रूप में विदेशी व्यापारों में शामिल जोखिमों की जिम्मेदारी लेते हुए निर्माताओं की सुरक्षा प्रदान करना। इसमें थोक और खुदरा वस्तुएं के लिए कमीशन एजेंट, दलाल और वितरक शामिल थे। बढ़ने व्यापार के कारण एशिया में भारी मात्रा में चांदी की बुलियन आई और उस बुलियन का एक बड़ा हिस्सा भारत की ओर चला गया। मुगल काल और ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में जगत सेठों की संस्था भी विकसित हुई और उसका काफ़ी प्रभाव रहा। बैंकर्स बंदोबस्ती के ट्रस्टी और निष्पादक के रूप में कार्य करने लगे। विदेशी व्यापार का वित्त पोषण ऋण द्वारा किया जाता था। हालांकि भारी जोखिम को देखते हुए लंबी यात्राओं के लिए ब्याज दर ऊंची रखी गई थी। क्रेडिट लेन देन की उद्भव और ऋण और अग्रिम की उपलब्धता ने वाणिज्यिक संचालन को बढ़ावा। भारतीय उपमहाद्वीप ने व्यापार के अनुकूल संतुलन का लाभ उठाया, जहां निर्यात बड़े मार्जिन के साथ आयात से अधिक हो गया और स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने विस्तार और विकास के लिए अतिरिक्त पूंजी
निधि के साथ निर्माताओं, व्यापारियों और व्यापारियों को लाभान्वित किया, लाभ दिया। वाणिज्यिक और औद्योगिक बैंक बाद में व्यापार और वाणिज्य को वित्त देने के लिए विकसित हुआ, और कृषि बैंक किसानों को वित्त पोषित करने के लिए लघु और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट एपिसोड को अगेन हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, और जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा जो ट्रांसपोर्ट के बारे में करेगा। तो हम ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर पहली चीज़ समझने की, इसको परिवहन कह सकते हैं, जहाँ हम इधर से उधर सामान को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग का इस्तेमाल करें। तो पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्ट किस तरह यूज होता था, हम ये लोग देखेंगे और समझेंगे। प्राचीन काल में स्थल और जल मार्ग में परिवहन लोकप्रिय था। व्यापार भूमि में और समुद्र दोनों द्वारा होता था। सड़कें संचार के साधन के रूप में विकसित की प्रक्रिया में थे। विशेष रूप में अंतर्देशीय व्यापार और लाभ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण महत्व माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि उतारी सड़कें मार्ग मूल रूप से बने से दक्षिणता तक फैला हुआ था। पूर्व की ओर फैल दक्षिण में भी व्यापार मार्ग थे, और हमारे व्यापार मार्ग संरचनात्मक रूप से वाईफाई थे और गति और सुरक्षा के लिए उपयुक्त थे। अन्य समुद्री व्यापार वैश्विक ट्रेड नेटवर्क की महत्वपूर्ण शाखा था। मालाबार तट, जिस पर मुजीरिस स्थित है, का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक लंबा इतिहास जो रोमन साम्राज्य के युग से चला आ रहा है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का विशेष रूप से महत्व दिया जाता था और इसे काले सोने के रूप में जाने जाते थे। सदियों से यहाँ इस व्यापार के मार्ग पर हावी होने के लिए विभिन्न साम्राज्यों और पारंपरिक शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्वित और संघर्ष के कारण बना हुआ था। यह मसालों के लिए भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की खोज थी, जिसके कारण 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1408 वास्को द गामा को मालवा के तट पर भी लाया गया। कालीकट एक ऐसा व्यस्त शहर था जिसमें एसोपेरियम जिसका दौर भी नहीं था, चीनी जहाज वस्तुओं का अधिग्रहण करके, जैसे लोबन, आवश्यक तेल और मायरी, सुगंधित राल और उपयोग इत्र में किया जाता था। यहाँ पर इत्र का निर्माण होता था। सुगंधित राल जैसे कि परफ्यूम जिसे कहते हैं, दवाइयों जिसे मध्य पूर्व से मंगाया जाता था, यहाँ पर मध्य पूर्व से जो थी वहाँ से दवाइयाँ भी आती थी, और यहाँ से काली मिर्च, हीरे, मोती, कपास और कोरोमंडल तट पर 17वीं शताब्दी तक पुलिकट एक प्रमुख बंदरगाह था। शतक कपड़ा सिद्धांत ने पुलिकट में दक्षिण पूर्व और एशिया का निर्यात किया। अब हम ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे, जैसे कि हम इसे कह सकते हैं व्यापारिक समुदाय मजबूत हुए। हमारे किस तरह व्यापारिक समुदाय मजबूत हुए। हम किसी तरह इधर से उधर जाते तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कंट्री में जाकर अपना बोरिया बिस्तर लगा देते थे। हम लोग को वहाँ पर कुछ करने के लिए वहाँ पे कुछ रूल होते थे, रेगुलेशंस, उसको फॉलो करने के बाद हम लोग कुछ कार्य कर सकते थे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में व्यापार करना भिन्न समुदाय के प्रभुत्व था। मतलब अलग अलग देशों में भिन्न व्यापार करना कोई आसान कार्य नहीं था। पंजाबी और मुल्तानी व्यापारी उत्तरी क्षेत्र में व्यापार संभालते थे, जबकि भट्ट गुजरात और राजस्थान राज्यों में व्यापार संभालते थे। पश्चिमी भारत में इन समूहों का महाजन कहा जाता था। चट दक्षिण के महत्वपूर्ण व्यापारी थे। अहमदाबाद जैसे शहरों केंद्रों में महाजन समुदाय के प्रतिनिधित्व सामूहिक रूप से उनके प्रमुख नगर सेठ द्वारा किया जाता था। अन्य शहरी समूहों में पेशावर वर्ग शामिल थे, जैसे हकीम और वैद्य, चिकित्सा, वकील, पंडित या मुल्ला, शिक्षण, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखाकार आदि। जैसे अलग अलग पोस्ट दिया गया
कि ताकि तुम यहाँ का संभालो, तुम यहाँ का संभालो। कोई अलग का संभालता, कोई पंजाब का, कोई तेलंगाना का, कोई राजस्थान का, कोई गुजरात का, कोई पश्चिम भारत का, कोई अहमदाबाद का। तो ऐसे अलग अलग पोस्ट दिए गए था, क्योंकि हम अगर एक ही स्टेट में अगर हम किसी व्यापार को लेकर कार्य करते तो हमारे देश का नहीं ग्रो हो पाएगा। इसलिए हमको अलग अलग देशों के द्वारा कार्य करना पड़ा और अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ा। अब हम लोग अगेन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट में मर्चेंट कॉरपोरेशन, जिसका अर्थ होता है व्यापारिक निगम। व्यापारिक समुदाय को गिल्डों से भी शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए गठित स्वयं निगम थे। औपचारिक आधार पर संगठित इन निगमों ने सदस्यता के अपने नियम और पेशावर आचार संहिता बनाई, जिसे राजाओं को भी स्वीकार करना और सम्मान करना था। व्यापार और उद्योग कर भी राजस्व का एक प्रमुख स्रोत थे। व्यापारियों का अधिकांश आयातित वस्तुएं पर अलग अलग दरों पर लगाए गए चूंकि शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। कोई बच नहीं सकता है। जो हमारे कानूनी पॉलिसी होती है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, इससे कोई राज्य नहीं बच पाता था। हम लोग को टैक्स हर हाल में पे करना ही पड़ता था। उसका भुगतान या तो नगद या वस्तु के रूप में किया जाता था। हम या तो उसके तुरंत पैसे देकर के या उसके कोई सामान देकर हम उसका भुगतान करते थे। वस्तुओं के अनुसार सीमा शुल्क अलग अलग होते थे। टैरिफ एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्न भिन्न होते थे, मतलब हर जगह के टैक्स अलग अलग द्वारा लिए जाते थे। नौका कर आय सृजन का एक अन्य स्रोत था। इनका भुगतान यात्रियों, माल, मवेशियों और गाड़ियों के लिए करना पड़ता था। श्रम कर प्राप्त करने का अधिकार आमतौर पर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया गया था। गिल्ड प्रमुख सीधे राजा या कर संग्राहकों से निपटता था और अपने साथी व्यापारियों की ओर से एक निश्चित राशि का बाजार टोल निपटाना पड़ता था। श्रेणी के व्यापारी धार्मिक हितों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। उन्होंने मंदिरों को निर्माण कार्य किया और अपने सदस्यों को कारपोरेट पर लगाकर दान दिया। इस प्रकार व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़े और व्यापारिक के समाज में शक्ति हासिल हुई। तो हमारा भारत इस तरह आगे हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्यापार कितने मेजर ट्रेड सेंटर्स थे। मतलब हर जगह तो व्यापार होते थे, पर लेकिन जैसे अगर कोई भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसकी कंपनी के एक मेन सेंटर्स होता है। तो ऐसे अलग अलग जगह के अलग अलग मेन सेंटर्स होते हैं। तो हम मेजर ट्रेड सेंटर पर नहीं, इसका अर्थ होता है प्रमुख व्यापार केंद्र। वहाँ सभी प्रकार के नगर थे। बंदरगाह नगर, विनिर्माण नगर, व्यापारिक नगर, पवित्र केंद्र और तीर्थ नगर। इनका अस्तित्व व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्गों का समृद्धि का सूचक है। प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापार केंद्र निम्नलिखित थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कितने व्यापार केंद्र थे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहला है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, यह न केवल एक व्यापारिक नगर था बल्कि पत्थरों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र भी था। तो पाटलिपुत्र पटना से ज़्यादातर पत्थरों का निर्माण होता था और यहाँ से हमारे भारत में पत्थरों का व्यापार होता था। पेशावर या ऊन और घोड़ों के आयात का एक महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र था। भारत के बीच वाणिज्यिक लेन देन में इसकी बड़ी हिस्सेदारी थी। पहले स्थान पर चीन और रोम शताब्दी ईसा पूर्व में थे। अब तक्षशिला या भारत और मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण भूमि मार्ग पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था। या वित्तीय और वाणिज्यिक बैंकों का भी शहर था। शहर न एक महत्वपूर्ण पर था बौद्ध शिक्षा के केंद्र रूप में यह एक प्रथम स्थान पे था। प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ फला फूला। यहाँ से हम नेपाली, जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि नेपाल के तमाम हम ज्ञान यहाँ तक्षशिला से ले सकते थे। यहाँ पर एक बौद्ध ज्ञान के लिए एक प्रमुख केंद्र था। अब इंद्रप्रस्था के बारे में जानेंगे, जो चौथा हमारा पॉइंट है। इंद्रप्रस्था
इंद्रप्रस्थ यह शाही सड़क पर व्यावसायिक जंक्शन था, जहां पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की ओर जाने वाले अधिकांश मार्ग मिलते थे। एक हम इसे चौराहा कह सकते हैं। ये इंद्रप्रस्थ जो था, इंद्रप्रस्थ जो एक शाही सड़क था, जो एक चौराहे के रूप में एक शहर था, जहां इससे 4 मार्ग जाते थे, जो पश्चिम, दक्षिण, उत्तर की ओर जाने वाले अधिकांश मार्ग इससे मिलते थे। मथुरा यह व्यापार का केंद्र था और यहाँ के लोग वाणिज्य पर निर्भर करते थे। मतलब यहाँ के लोग जो कॉमर्स पे निर्भर करते थे, और दक्षिण भारत से कई मार्ग मथुरा और भड़ोच को छूते थे। मथुरा के निकट भड़ोच है, तो वहाँ से भी आसान पड़ता था, तो दक्षिण की तरफ पड़ता था। तो यहाँ पर अधिकतर लोग वाणिज्य पर निर्भर ही रहते हैं, व्यापार पर ही निर्भर रहते थे। अब वाराणसी के बारे में लोग जानेंगे। यह अच्छी स्थिति में था क्योंकि यहाँ गंगा मार्ग और उत्तर के पूर्व से जोड़ने वाले राजमार्ग दोनों पर स्थित था। यह कपड़ा उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ और सुंदर सोने के रेशमी कपड़े और चंदन की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसका संबंध तक्षशिला और भरूच से था। मिथिला के व्यापारी नावों से बंगाल की खाड़ी से होते हुए दक्षिण चीन सागर तक समुद्र पार करते थे और जावा के द्वीपों पर बंदरगाहों पर व्यापार किया जाता था। सुमात्रा और बोर्नियो, मिथिला ने दक्षिण चीन, विशेषकर यूनान में व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। अब 8वां है उज्जैन। उज्जैन से एगेट, करेलियन मलमल और मैलो कपड़ा विभिन्न केंद्रों का निर्यात किया जाता था। इससे तक्षशिला और पेशावर के साथ भूमि मार्ग से भी व्यापारिक संबंध थे। 9वां है सूरत। यह मुगल काल के दौरान पश्चिम व्यापार का केंद्र था। सूरत का कपड़ा अपनी सोने की किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध था। उल्लेखनीय है कि सूरत की हुंडी का मिस्र और ईरान के सुदूर बाज़ारों में भी सामान प्राप्त था। कांची को हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा 10वां पॉइंट है, इसे कांची, जिसे आज कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चीनी विदेशी जहाज़ों से आया करते थे। अब हम इसका 11वां जानेंगे, मदुरा। यह पांडवों की राजधानी थी, जो मन्नार की खाड़ी के नाशपाती मत्स्य पालन की नियंत्रित करते थे। विदेशी व्यापारियों, विशेषकर रोमनों को विदेशी व्यापार के लिए आकर्षित किया। और 12वां है ब्रोच। यह सबसे महान में था। पश्चिम भारत में वाणिज्य का या वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और सड़क मार्गों द्वारा सभी महत्वपूर्ण बाज़ारों से जुड़ा हुआ था। और 13वां है कावेरीपट्टनम। इसे कावेरीपट्टनम कहा जाता है। एक शहर के रूप में इसका निर्माण वैज्ञानिक था और माल की लोडिंग, अनलोडिंग और मजबूत सुविधा प्रदान करता था। इस शहर में विदेशी व्यापारियों का मुख्यालय था। या मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और पूर्व के साथ व्यापार के लिए सुविधाजनक स्थान था। या इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंध, रेशम, कपास, मूंगा, मोती, सोना और कीमती पत्थरों के व्यापार का केंद्र था और जहाज़ों के निर्माण के लिए भी जाना जाता था। अब हम ताम्रलिप्ति के बारे में जानेंगे। ताम्रलिप्ति जो है, यह एक पश्चिम और का पूर्व के साथ समुद्र और भूमि दोनों के साथ जुड़े सबसे महान बंदरगाहों में से एक था। यह सड़क मार्ग द्वारा बनारस और तक्षशिला से भी जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, हम लोग ने जैसे जाना कि हमारे जो ट्रांसपोर्टिंग सेंटर्स थे, वो किस तरह अपना एक मोटिव लेकर कार्य करते थे
तो ऐसे हर स्टेट का अलग मोटिव होता है, अपना भी एक मोटिव क्रिएट करिए और आप उस मोटिव के द्वारा अपने उस आईडी के द्वारा आप जाने जाएंगे और पहचाने जाएंगे। तो इसलिए अपना एक मोटिव ज़रूर बनाइए, अपना एक रोल बनाइए। तो दोस्तों हम फिर आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट में प्रमुख निर्याता और आयात, मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। निर्यात में मसाले, गेहूँ, चीनी, इंडिगो, अफीम, कपास से तिल, तोता, जीवित जानवर और एनिम उत्पाद, खाल, त्वचा, फर, सींग, कछुए के गोले, मोती, नीलमणि, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, लपीस, लजूली, ग्रेनाइट, फिरोज और तांबा आदि शामिल थे। आयात में घोड़े, पशु उत्पाद शामिल थे। चीनी रेशम, सन और लिनन, शराब, सोने चांदी, टिन, तांबा, सीसा, मणिक, मूंगा, कांच, अंबर आदि। तो जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह क्या चीज़ें सबसे अधिक होती थी, तो हम इसके नेक्स्ट में जानेंगे। पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 1 AD यू अप टू 1991। तो एक ईसा से पूर्व 1991 तक क्या अर्थव्यवस्था थी। तो इसका मतलब हुआ विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति एक ईसा पूर्व से लेके 1991 तक पहली और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच भारत के पास प्राचीन और मध्ययुगीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है, जो दुनिया की लगभग 1/3 और 1/4 संपत्ति समय रेखा को नियंत्रित करते हैं। मेगास्थनीज, फैक्सियन, फाहियन जैसे कई यात्रियों के लेखन में देश को अक्सर स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप के रूप में संदर्भित किया गया था। हेनसांग हुनतेसांग अल बैरूनी 11वीं शताब्दी, इब्न बतूता 11वीं शताब्दी, फ्रांसीसी फ्रैंकोइस 17वीं शताब्दी और अन्य वे बार बार समृद्धि के उल्लेख करते थे। देश की भारतीय इतिहास में पूर्व औपनिवेशिक काल समृद्धि का युग था। भारतीय अर्थव्यवस्था ने यूरोपीय लोगों की खोज की महान यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभ में वह लूटपाट करने आए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही सोने और चांदी के बदले व्यापार के लाभों का एहसास हुआ। बढ़ते वाणिज्यिक क्षेत्र के बावजूद यह स्पष्ट है कि 18वीं शताब्दी में भारत प्रौद्योगिक नवाचार और विचारों में पश्चिम यूरोप से बहुत पीछे था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़ते नियंत्रण के कारण व्यापार की स्वतंत्रता की कमी और कृषि की वैज्ञानिक क्रांति की कोई घटना नहीं हुई, जिसमें जनता की एक शिक्षा की पहुँच सीमित हो गई। जनसंख्या वृद्धि और मानवीय कौशल के स्थान पर मशीनों की प्राथमिकता ने भारत को एक ऐसे देश बना दिया जो समृद्ध तो था, लेकिन यहाँ के लोग गरीब थे। यहाँ पर अधिक लोग गरीबी से घिरे हुए थे। और यहाँ पर 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश राज ने भारत पर जड़ें जमीनी शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कच्चे माल, मसाले और सामान खरीदने के लिए अपने शासन के तहत प्रांतों द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग किया। अतः निरंतर आवक बनी रहती है। विदेशी व्यापार से जो सरफा आता था वह बंद हो गया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्याता से कच्चे माल के निर्यातक और निर्मित वस्तुओं को खरीदार ही बदल दिया। तो इस तरह भारत अपनी गरीबी का कारण ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ही भारत को पूरी तरह गरीबता की नदी में ढकेल दिया।
इसी तरह भारत अपनी गरीबी को में आ चुका था और फिर गरीबी दिन पर दिन बढ़ती हो जाती है। गरीबी का कारण यहाँ पर सबसे अधिक ये था, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ के लोग एक समृद्ध देश तो बन चुके थे, पर लेकिन यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि तेज़ी से हुई, जिस कारण यहाँ पर गरीबी फैलती गई। तो हम इसके आगे अगेंस्ट और नेक्स्ट में जानेंगे कि इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, मतलब भारत ने पुनः औद्योगिकरण शुरू किया, मतलब भारत ने दोबारा अपनी निर्यात शुरू किया, अपना उत्पादन शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुई और भारत केंद्रीकृत योजना की ओर बढ़ गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में लागू की गई। इसमें आधुनिक उद्योगों, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक संस्थानों, अंतरिक्ष और परमाणु जनसंख्या में वृद्धि, रक्षा पर भारी व्यय और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा इसके प्रमुख कारण थे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत विदेशी स्रोतों में उधार लेने पर बहुत अधिक निर्भर रहा और अंततः 1991 में आर्थिक उदारीकरण पर सहमत हो गया। भारत अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और पसंदीदा एफडीआई गंतव्य ने इसे आय, बचत, निवेश के अवसर पर बढ़ी हुई घरेलू खपत और युवा आबादी आने वाले दशकों के लिए विकास सुनिश्चित करती है। उच्च विकास वाले क्षेत्रों की पहचान की गई जिनके दुनिया भर में तेज़ गति से बढ़ने की संभावना है और भारत सरकार की हाल ही की पहल जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2015 से 20 के निर्यात में आया और लागू कर दिया गया और व्यापार संतुलन के मामले में अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए स्वीकार किया गया। तो डिजिटल इंडिया ऐसे ही नहीं शुरू किया गया है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे भारत में पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इसको कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता, पर लेकिन हम लोगों को रोज़गार भी, हम हर एक को घर हम लोग रोज़गार नहीं बांट सकते हैं। तो जहाँ तक बात है, सरकार चाहती है कि लोग डिजिटल बने और ताकि हर चीज़ को जाने समझें, तो क्योंकि यहाँ पर लोग अधिकतर अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरा ये आज पहला फर्स्ट वीडियो था। तो मैंने जैसे कि समझाया कि आखिर भारत की गरीबी का कारण सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जो बाहरी लोग आए इन्होंने भारत को इस तरह लूटा कि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ बची तो क्या, गरीबी, और गरीबी में तो इस तरह भारत इतना मर रहा था कि यहाँ पर अधिकतर लोग भूखों मर रहे थे। तो जहाँ तक बात है, हम इसके अगेंस्ट अब इसके नेक्स्ट में वीडियो में एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह नेचर क्या होता है बिज़नेस का और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ओके, बाय।